हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 12वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जीवों में जनन। इसके पिछले पहले वीडियो में मैंने आपको अलैंगिक जनन बताया है। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और हम पढ़ेंगे अब लैंगिक जनन। देखिए, किसी भी जीव में लैंगिक जनन के लिए तीन प्रावस्थाओं का होना अनिवार्य है। पहली प्रावस्था है युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण, ठीक है, ये पहली अवस्था है, जिसके लिए आपका यहाँ पर जो है अर्धसूत्री विभाजन का होना जरूरी है। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पर निषेचन। देखिए, चाहे जहां पर भी हो, कैसे भी हो, निषेचन, ठीक है। ये तीन चीजों का होना जरूरी है, तीन प्रावस्थाओं का होना जरूरी है, तब जाकर के वो लैंगिक प्रजनन कहलाएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक, दो या तीनों प्रावस्थाएं नहीं है तो वो लैंगिक प्रजनन नहीं है। तीनों का होना जरूरी है, ठीक है। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण शामिल है। यहां पर ध्यान रखें कि नर और मादा युग्मक, जिसको अपन अंडाणु शुक्राणु कहते हैं सामान्यतः, उनका निर्माण जनरली सामान्यतः अलग अलग दो जीवों के द्वारा होता है, लेकिन कहीं कहीं पर एक ही जीव जो द्विलिंगी होता है वो नर और मादा युग्मक अंडाणु शुक्राणु को उत्पन्न कर सकता है। भले ही उसी के अंडाणु, उसी के शुक्राणु में निषेचन हो या ना हो, ऐसे जीव को द्विलिंगी कहते हैं। जैसे अर्थवर्म है, केंचुआ, वो द्विलिंगी है। ये अलग बात है कि उनका निषेचन पर निषेचन होता है, इसका शुक्राणु उसके अंडाणु को, उसका शुक्राणु इसके अंडाणु को निषेचित करता है, लेकिन फिर भी अकेला जो केंचुआ है वो दोनों युग्मकों को बनाने में सक्षम है। तो सामान्यतः ऐसा नहीं होता। सामान्यतः जैसे हम लोगों में है कि नर और मादा युग्मक दो अलग अलग जीवों के द्वारा बनाया जाता है और उनका निषेचन होता है, ठीक है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें अत्यधिक समय लगता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो है युग्मकों का निर्माण, उसमें काफी समय लगता है, फिर निषेचन होता है, फिर भ्रूण का निर्माण, फिर उस जीव का निर्माण, फिर उसकी वृद्धि, और ऐसा बहुत समय लग जाता है। जैसे हम लोगों में आप सोचिए कि एक शुक्राणु के निर्माण में ही करीब 70-72 दिन लग जाते हैं, फिर निषेचन होता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण का पूरा डेवलपमेंट में 9 महीने लग जाते हैं, फिर बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, 20-22-25 साल तक होता है, फिर वो प्रजनन करना शुरू करता है, ठीक है। और फिर वो बूढ़ा होकर मरता, मतलब एक लंबी लाइफ साइकिल चलती है इनकी। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है, ठीक है। तो जितने भी लैंगिक जनन से उत्पन्न जीव हैं, जो संतति है, वो मतलब एक दूसरे से भिन्न होते हैं और मदर फादर से भी भिन्न होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि एक ही माता में या एक ही पिता में जितने बार अंडाणु या जितने शुक्राणु बनते हैं, उन सभी में जीन्स जो होते हैं उनका जो संयोजन है वो अलग अलग होता है। एक प्रक्रिया होती है क्रॉसिंग ओवर, जब युग्मकों का निर्माण होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में। तो उस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन के समय जब ये होता है, क्रॉस ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, उस समय जीन्स का आदान प्रदान होता है, जिससे अंडाणु शुक्राणु जितने भी बनते हैं उनमें जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो संयोजन है, वो अलग अलग रहता है। इसलिए एक ही माता, एक ही पिता के कितने भी बच्चे होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनके अंडाणु शुक्राणु भिन्न भिन्न होते हैं। पादप जंतु अथवा फंजाई यानी कवक जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकार की, आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग है, परंतु यह लैंगिक प्रजनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं, तब वह एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है। आइए सबसे पहले उन सामान्य विशिष्टताओं को चर्चा करें इन विभिन्न जीवों में समान है। देखिए, जितने भी जीव हैं जो लैंगिक प्रजनन करते हैं, भले ही उनकी शारीरिक संरचना अलग है, उनके प्रजनन अंग अलग हैं, उनके युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन अंततः जो सामान्य प्रक्रिया है वो सामान्य प्रक्रिया क्या है? युग्मकों का निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन, और उससे भ्रूण का निर्माण या जाइगोट का निर्माण। ये जो एक सामान्य प्रक्रिया है ये लगभग सभी में एक जैसा है, ठीक है। तो ये एक आश्चर्य वाली बात है कि भले ही उनकी शारीरिक संरचना कैसी भी है, लेकिन उनकी जो सामान्य क्रियाएं हैं वो एक जैसी है, ठीक है।
सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। लैंगिक जनन के लिए शारीरिक परिपक्वता का होना आवश्यक है। जैसे मानव में आप कहेंगे तो मानव में जो फीमेल है, मादा है, वो प्रजनन के लिए तब योग्य मानी जाती है जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाता है, और जो नर है उसमें शुक्राणु बनना चालू हो जाता है। तो ये जो है मादा में 10-11 साल की उम्र में, और नर में, पुरुष में ये 12-13 साल की उम्र में चालू हो जाता है। ये अलग बात है कि हमारा समाज इतने कम उम्र में प्रजनन करने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि शारीरिक परिपक्वता नहीं आई रहती है। उसके लिए जैसे भारत है, तो भारत में 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए उम्र निर्धारित की गई है, जिसमें वो विवाह करते हैं, उसके बाद संतान उत्पत्ति करते हैं। लेकिन अगर वो चाहे तो कोई भी लड़की जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होने के बाद, कोई भी लड़का स्पर्म बनने के बाद वो प्रजनन कार्य कर सकता है। ठीक है। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रावस्था की होती है। ठीक है। तो धीरे धीरे वृद्धि होती है, किशोर अवस्था में आते हैं। पादपों में यह जैसे मानव में किशोर अवस्था जो है 10-11 साल से चालू होता है मानते हैं। ठीक है। 15-20 साल तक, 20 साल तक। पादपों में यह कायिक प्रावस्था कहलाती है। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि की होती है। देखिए, पादपों में कायिक प्रावस्था, जैसे आप धान के पौधे को कहते हैं, तो धान के पौधे में वो करीब 1.5 से 2 महीने तक वृद्धि करता है, और उसके बाद वो उसमें प्रजनन कार्य होता है। लेकिन जो बड़े पौधे हैं, जैसे आम का वृक्ष आप कहेंगे, तो आम का वृक्ष कम से कम 3-4 सालों तक, 5 सालों तक वृद्धि करता है, उसके बाद प्रजनन करता है। तो अलग अलग जीवों में, अलग अलग पौधों में, अलग अलग जंतुओं में परिपक्वन काल अलग अलग हो सकता है, जिसके बाद वो प्रजनन कार्य कर सकते हैं। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। ये दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं है। किशोरावस्था कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो किशोरावस्था लिखा है वो प्रजनन काल आने से पहले की अवस्था को लिखा है। ठीक है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। ठीक है। तो पुष्प आने से पहले की प्रावस्था जो है किशोरावस्था है, पुष्प आने के बाद तो प्रजनन काल चालू हो जाता है। गेंदा, धान, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है? तो प्रथम बार देखिए, गेंदा का जो पौधा है वो करीब 1-1.5 महीने में ही पुष्पन करने लगता है। धान जो है 1.5-2 महीने में, गेहूं भी वैसे ही है। नारियल जो है ये कई सालों में पहली बार पुष्पन करता है, 8-10 सालों में पहली बार करता है। आम जो है 4-5 सालों में कम से कम एक बार पहली बार पुष्पन करता है, फिर वो हर साल पुष्पन करता है, या साल में 1 से ज्यादा बार भी पुष्पन कर सकते हैं। कुछ पादपों में पुष्पीकरण 1 से अधिक बार होता है ना। तो जीवन का मतलब देखिए, जैसे कि धान है, गेहूं है, ये लोग जीवन में केवल एक बार पुष्पन करते हैं, एक बार उसमें फल लगते हैं, यानी कि बीज लगते हैं, और उसके बाद फिर वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो बहुवर्षीय पौधे हैं, जैसे नारियल है, आम है, गेंदा भी एक ही बार, मतलब जीवन में एक ही सीजन तक वो जिंदा रहता है, उसके बाद फिर वो मर ही जाता है। पुष्पन कई बार होता है, लेकिन एक ही सीजन तक। लेकिन आम है, नारियल है, ये सालों तक, हर बार ये कई साल तक पुष्पन करते हैं। तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे? किशोरावस्था या वयस्कता? देखिए, जैसे एक पुष्प है, जैसे इस साल पुष्पन हो, फिर अगले साल पुष्पन हो, तो हम उस बीच की अवस्था को किशोरावस्था नहीं कहेंगे, ये उसकी वयस्क अवस्था है, और ये उसकी अंतर प्रजनन काल कहलाता है। अंतर प्रजनन काल, इंटर रिप्रोडक्टिव पीरियड, मतलब एक प्रजनन फिर अगला प्रजनन, इनके बीच की अवस्था इंटर रिप्रोडक्टिव पीरियड, अंतर प्रजनन काल कहलाता है। अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण करो। क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? तो यस। जैसे आम का वृक्ष है, तो आम के वृक्ष में आप देखेंगे कि करीब ये जनवरी, फरवरी, मार्च में पुष्पन होता है, और उसके बाद गर्मी में इसकी फल आती है। ठीक है। तो हर साल ये उसी समय पुष्पन करता है। आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि आम है, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं? मौसमी का मतलब होता है एक निश्चित मौसम आने पर ही ये पुष्पन करते हैं, और उसके बाद वो फलन करते हैं। क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिसमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है? यस। जैसे टमाटर है, टमाटर हर बार जैसे ही उसके फल खत्म होते हैं फिर से पुष्पन करेगा। लेकिन टमाटर का फसल हर बार लगाना पड़ेगा ना, एक ही पौधा बार बार पुष्पन नहीं करेगा। कुछ मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के हो सकते हैं, और यह तभी स्पष्टता कायिक जनन तथा जीर्णमान अवस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो देखिए, जो भी पौधा 1 वर्षीय, द्विवर्षीय है, वो जनरली एक ही बार पुष्पन करता है, एक ही बार फलन करता है,
और उसके बाद वो बूढ़ा होकर मर जाता है, तो उसे कुछ जीर्णमान लिखा है, जीर्ण होना चाहिए एक्चुअली, जीर्णमान, जीर्णमान नहीं होता, ये जीर्णमान होता है। परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रवस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है, क्योंकि बहुवर्षीय पौधा एक साल जब पुष्पन चालू कर लेता है तो हर साल फिर वो पुष्पन करने लगता है। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ जैसे बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। बांस के पौधे की ये बड़ी विशेषता है कि उसमें एक ही बार पुष्पन होता है, एक ही बार फलन होता है, उसके बाद वो पौधा मर जाता है। लेकिन कब होता है? 50 सालों से 100 सालों के बीच में होता है। तो उतने तक जनरली बांस के पौधे को बचा के नहीं रखते, उसको काट के यूज कर ही लेते हैं। लेकिन मान लो जिधर बांस के जंगल होते हैं और अगर वहां पुष्पन में फलन हुआ तो बहुत बड़ी मात्रा में वहां बीज बन के नीचे गिर जाते हैं, और उन बीजों को खा खा करके वहां बड़ी संख्या में चूहे बन जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है। फिर जब ये बांस के बीज खत्म होते हैं तो फिर वो आसपास के घरों में, गाँव में अटैक करते हैं, खेतों में अटैक करते हैं, तो अकाल पड़ जाता है उस एरिया में। इसलिए जहां बांस के जंगल होते हैं तो पुष्पन आते देखते हैं ना तो फिर वो जंगल को काट देते हैं। परिणाम से एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। एक अन्य पादप स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ये कुंथियाना है, कुनियाना लिखती है, कुंथियाना, ठीक है ना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरंजी कहते हैं, नीला कुरंजी, ये जो है उधर आंध्र प्रदेश, केरल, उधर के पहाड़ी एरिया में बहुत पाया जाता है। और जब ये पुष्पन करता है, हर 12 साल में एक बार करता है, 2006 में किया, फिर 2018 में किया, ऐसा है ना। तो जब भी पुष्पन करता है तो उस एरिया के पहाड़ी इलाके जो है बड़े सुंदर लगने लगते हैं। नीले नीले पुष्प जो है, नीले लाल टाइप के पुष्प जो है पूरे फैले होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना 12 वर्ष में, नीला कुरंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है। और अधिकांशतः यह जानते होंगे कि इस पादप ने 2006 सितंबर-अक्टूबर के दौरान पुष्प पैदा किए थे, जिसके परिणाम को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा, जिस दृश्य से सैलानियों की एक बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है। सैलानी मतलब यात्री, तीर्थयात्री, घूमने वाले, तो उनको देखने के लिए लोग जो है उस एरिया में जाते हैं। तो 2006 और 2018, अब देखिए एनसीईआरटी की कितनी बड़ी गलती है। 2019 की किताब ही है, ठीक है, मतलब जो लेटेस्ट वाली है, तो एक साल पहले का अपडेट भी इसमें नहीं किया है, 2006 के अपडेट को ही लिखा पड़ा हुआ है। अरे 2006 के बाद 2018 में आया होगा ना कुछ, तो उसको लिखना चाहिए था, नया वाला बुक है ये, तब भी यही स्थिति, ठीक है। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिक आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। तो किशोरावस्था का मतलब मैंने बताया था कि प्रजनन काल से पहले की अवस्था, और जैसे प्रजनन काल की अवस्था आती है उनकी शारीरिक बनावट बदलने लगती है। जैसे मानव में ही आप देखिए कि जो नर है और मादा है उनकी शारीरिक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं, ठीक है। विभिन्न जीवों में जन्म प्रावस्था भी विभिन्न अवधि की होती है। जैसे मानव में जो महिला है वो 10-11 साल से उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होता है और करीब 45-50 साल तक चलता है, मतलब करीब 35-36 साल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो इसी बीच में प्रजनन कर सकती है। लेकिन पुरुष जो है 10-11 साल 12 साल की उम्र में जैसे वो शुक्राणु बनाना शुरू करता है तो जीवन पर्यंत शुक्राणु बना सकता है, ठीक है। क्या आप मानव पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिनसे जन्म परिपक्वता का पता लगाया जा सके? तो यस, जैसे कि मादा है, मानव में मादा जो है, लड़की जो है, उसकी शारीरिक बनावट बदलने लगती है ना। उसमें जो मेमोरी ग्लैंड है, स्तन ग्रंथियां वो बढ़ने लगती हैं, शरीर मांसल होने लगता है ना। वैसे पुरुष है तो उनके शरीर में बाल आने लगते हैं, दाढ़ी मूछ आने लगते हैं, है ना, और आवाज मोटी होने लगती है, शरीर में मसल्स डेवलप होने लगते हैं। तो ये सब शारीरिक बनावट दिखते हैं कि हाँ वो बच्चे जवान हो रहे हैं। प्राणियों में उदाहरणार्थ पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते रहते हैं? यस, ज्यादातर पक्षी तो साल भर अंडे दे सकते हैं, ठीक है। अथवा क्या यह किसी मौसम से संबद्ध घटनाक्रम है? कुछ पक्षियों के साथ घटनाक्रम होता है, ठीक है, कि वो एक विशेष मौसम में ही अंडे देते हैं, लेकिन ज्यादातर पक्षी, जहां तक मुझे ध्यान है, वो साल भर अंडे देते हैं। जैसे आपके घर में मुर्गी ही होगी अगर, तो कब अंडे देती है? कोई ऐसा तो नहीं कि जाड़े में या बरसात में ही अंडे देती है, वो तो मेरे हिसाब से साल भर अंडे देते रहती है। मेढक और छिपकली में प्रक्रिया कैसे होती है? देखिए, मेढक की बात करें तो मेढक तो फिर सीजनल है, मौसमी है, बरसात के दिनों में, क्योंकि मेढक बाह्य निषेचन करता है। तो इसके नर और मादा जैसे बारिश होती है तो गड्ढों में पानी भर जाते हैं, तो उसमें चले जाते हैं और उसमें अपने अंडाणु शुक्राणु छोड़ देते हैं पानी में, उसी में उनका निषेचन होता है, बाह्य निषेचन, और उसी में वो
अंडे के अंदर परिवर्तन होता है, फिर उसमें से लार्वा निकलती है, टेडपोल लार्वा, फिर वो 65-70 दिनों में मेढक बन के पानी से बाहर आती है। छिपकली में लेकिन अंतः प्रजनन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अंतः निषेचन होता है, और उसमें दोनों क्लोएका क्या होता है, इनमें गुदा द्वार जैसा चीज होता है। गुदा द्वार और क्लोएका में एक अंतर यह है कि गुदा द्वार से सिर्फ मल पदार्थ पास होता है, लेकिन क्लोएका से अंडाणु, शुक्राणु, मल पदार्थ, यूरिन सब पास होता है, एक ही छिद्र होता है। तो छिपकलियों में जो दोनों के क्लोएका है, नर और मादा के क्लोएका से जुड़ जाते हैं और फिर उसमें अंडाणु जो शुक्राणु है मादा में चले जाते हैं, तो उसमें अंतः निषेचन होता है। फिर वही उनका परिवर्तन, मतलब अंडे के अंदर अंडे का निषेचन हुआ, फिर अंडा बाहर आ जाता है, निषेचित अंडा, फिर अंडे में बच्चे का परिवर्तन होता है, फिर वहां से छिपकली निकलती है, लेकिन लार्वा नहीं होती छिपकली में, ठीक है, क्योंकि छिपकली सरीसृप है। आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं, लेकिन ये प्रकृति लिखा है, ध्यान देंगे ना। प्रकृति का मतलब यह है कि जो प्राकृतिक निवास में है, जो जंगल में, तो वो निश्चित मौसम में क्यों अंडे देते हैं, क्योंकि एक निश्चित मौसम में ही उनके बच्चों को खाना उपलब्ध होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप घरेलू पक्षी रखते हैं घर में, जिनको आप 12 महीने अगर आप खाना पीना दे रहे हैं, तो फिर वो 12 महीने अंडे दे सकती है, जैसे मुर्गी 12 महीने अंडे देती है। तो ये दो डिफरेंसेस आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यद्यपि संरक्षण में रहने वाले पक्षी जैसे कि कुक्कुट फार्म में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। मैंने अभी बताया इसको, कुक्कुट मतलब मुर्गी पालन केंद्र, ठीक है, पोल्ट्री फार्म, कुक्कुट फार्म। ऐसे मामले में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर इसकी बड़े पैमाने पर व्यापार की उत्पत्ति है, जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। तो इनमें क्या करते हैं पता है, अगर कोई मुर्गी अंडा नहीं दे पा रही है तो उसको एफएसएच का इंजेक्शन लगा देते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो अंडे बनाती है, उसका इंजेक्शन लगा देते हैं मुर्गी को, तो फिर धड़ 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 अंडे देने चालू कर देती है, हर रोज अंडे देगी वो, और 1, 2, 3 अंडे देगी कई बार हर रोज। लेकिन ये उनके प्रजनन से संबंधित नहीं हुआ ना, ये तो मानव की आर्थिक गतिविधि है, क्यों, उससे पैसे कमाना चाहते हैं अंडे बेच करके। मेरे हिसाब से एक अंडा 10 रुपए के आसपास करता है। अब मैं तो खाता नहीं हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे एकदम से पता भी नहीं रहता कितने रुपए का है। जनन प्रावस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा, देखिए अपरा स्तनी का मतलब क्या होता है, ऐसे स्तनी जो बच्चे पैदा करते हैं और बच्चे उनके गर्भाशय से अपरा यानी प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ के पोषण प्राप्त करते हैं। तो स्तनी जो है अपने बच्चे का पालन जनरली अपने गर्भाशय में करते हैं, और गर्भाशय से वो ऐसे जुड़े होते हैं अपरा के माध्यम से, जिससे वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। तो देखिए अंडाशय जो होता है जिसमें अंडाणु बनते हैं हमारे, तो वहां पर चक्री परिवर्तन होते हैं। जैसे मानव मादा जो है महीने में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाती है, तो पूरे महीने उनका साइकिल, ये चक्र चलते रहता है। कैसे चलता है, तो पहले जो है एफएसएच हार्मोन स्रावित होता है, जिससे ग्राफिन फॉलिक्यूल उसके अंदर अंडे बनते हैं, फिर अंडे निकलते हैं, निषेचन हुए नहीं हुए, अगर नहीं हुए तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। तो पूरे एक चक्र जो है 28 दिनों का एक चक्र वहां पर चल रहा है मानव मादा में। और उस चक्र में अगर इस बीच में निषेचन हुआ तो चक्र रुक जाता है और 9 महीने के भ्रूण का पालन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बात समझ लीजिए कि मानव है, गोरिल्ला, चिंपांजी, जितने एप्स हैं या ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, पुरानी दुनिया के बंदर हैं, ये सभी प्राइमेट्स कहलाते हैं। हम लोग भी प्राइमेट्स, और प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जिसमें हर महीने उनकी योनि द्वार से, वेजाइना से ब्लीडिंग होता है इन सब में। लेकिन जो नॉन प्राइमेट्स अदर मैमल्स हैं, जो दूसरे स्तनी है, जो प्राइमेट नहीं है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीते, भालू, गाय, भैंस, रैबिट, ये सब नॉन प्राइमेट्स हैं, इनमें भी चक्र चलता है। लेकिन इनका चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कहलाता है, एस्ट्रस साइकिल कहलाता है। और उसमें हर महीने एक तो ब्लीडिंग नहीं होती, पहली बात यह है कि रक्त का स्राव नहीं होता। दूसरा, ये जनरली सीजनल होते हैं, किसी एक सीजन आने पर ही ये अपना प्रजनन कार्य पूर्ण करते हैं। उसी समय चक्र चलता है पूरा, अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होता है, उनका निषेचन होता है, और उस चक्र के दौरान प्रजनन कार्य समाप्त करके वो फिर से शांत हो जाते हैं, ठीक है। तो उसे एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। लेकिन एस्ट्रस साइकिल में जो फीमेल है उसके योनि मार्ग से रक्तस्राव नहीं होता है, जबकि जो प्राइमेट्स हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मासिक धर्म चलता है, उनमें हर महीने योनि द्वार से रक्तस्राव होता है, ठीक है।
नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहे, हिरण, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखे गए हैं जिन्हें मध चक्र या ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था ना ओस्ट्रस साइकिल, ठीक है, कहते हैं। जबकि प्राइमेट जैसे बंदर है, एप्स किसको कहते हैं? एप का मतलब होते हैं वनमानुष, जैसे गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरिंगुटान, गिब्बन, ये सब एप कहलाते हैं। और मनुष्य और पुरानी दुनिया के बंदर ये ऋतुस्राव चक्र करते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अधिकांश स्तनधारियों, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। तो मैंने बताया था कि एक विशेष सीजन में ही ये चक्र चलाते हैं। क्यों ऐसा चलाते हैं? क्योंकि जब उनका बच्चे पैदा हो तो उनको खाने के लिए तो मिले, ताकि वो जिंदा बचे। तो वो जो चीज को खाते हैं वो किस सीजन में उपलब्ध है, उसी सीजन के आते आते वो बच्चा पैदा करते हैं, ताकि वो बच्चे जिंदा रह सके। तो उनका चक्र थोड़ा सा 1-2 महीना पहले चालू हो जाता है। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। ठीक है, अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। ठीक है, देखिए जनन काल का मतलब क्या होता है? जब ये स्तनधारी पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, प्रजनन कार्य शुरू करते हैं और बूढ़े होकर मर जाते हैं। इस बीच में जब तक वो प्रजनन कार्य कर सकते हैं कुछ वर्षों तक, या जैसा भी, जैसे मानव है तो मानव महिला जो है 10-11 साल की उम्र से लेकर 45-50 साल की उम्र के बीच में प्रजनन कर सकती है। तो ऐसे जो बाकी जीव हैं वो हर मौसम में जैसे उनका ऋतु चक्र प्रारंभ होता है वैसे वो हर बार प्रजनन करते हैं। जैसे आप कुत्ते को देखना आपने गली में कि हर बार वो दिवाली के बाद वो बच्चे पैदा करती है। ये अलग बात है कि ठंड के आते आते ज्यादातर बच्चे उसके मर जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रजनन तो हर साल वो करती ही है। ठीक है, और इसलिए इनको सतत प्रजनन कहते हैं। ये ब्रेक नहीं लेते। जैसे मानव है, मानव का एक बच्चा पैदा हुआ, फिर वो उसमें जो गर्भ निरोधक साधन है उनका प्रयोग करने लगता है, जिससे उनके फिर बच्चे होने बंद हो जाते हैं, या फिर वो गैप ले आता है कि एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितनी कभी गैप लेना चाहे वो गैप लेता है। ठीक है, इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहे, परंतु वृद्ध होने का क्या अर्थ है? देखिए, सभी आयु में बढ़ते हैं का मतलब शारीरिक बढ़ावत की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। बढ़ते हैं का मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन शरीर में आता है। वृद्ध होने का क्या अर्थ है? तो देखिए, वृद्ध होने का प्रमुख अर्थ यह है कि उसकी प्रजनन क्षमता और कार्य क्षमता कम होने लगती है। पुरुष में ये धीरे धीरे कम होती है, हालांकि मरते दम तक पूरा खत्म नहीं होता प्रजनन क्षमता। लेकिन महिलाओं में प्रजनन क्षमता 45 से 50 साल की उम्र में जाके खत्म हो जाती है। फिर धीरे धीरे उनकी कार्य क्षमता और धीरे धीरे कम होने लगती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, तो प्रजनन कार्य जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन, जैसे उपापचयों का मंद गति से होने लगता है, वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है। तो जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, शरीर की उपापचय क्रियाएं धीमे होने लगती है और शरीर की शारीरिक क्षमता घट जाती है। यही कारण है कि बच्चों को आप देखिए, उनकी उपापचय क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादातर बच्चे मोटे नहीं होते। कुछ ही बच्चे मोटे होते हैं जो सेडेंटरी होते हैं, घर में रहेंगे, मोबाइल गेम खेलते रहेंगे, वही बच्चे मोटे होते हैं। लेकिन जो बच्चा खेलता है, कूदता है, दौड़ता है, भागता है, तो उनमें एनर्जी भी ज्यादा होती है और वो दुबले पतले भी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी उपापचय क्रियाएं ज्यादा होती है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं, तो उपापचय क्रिया धीमी होने लगती है और अधिकांशतः लोग जो है अधिक उम्र में जाते जाते मोटे भी हो जाते हैं और वृद्ध भी होने लगते हैं। फिर उनकी कार्य क्षमताएं धीरे धीरे कम होने लगती है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं जो वृद्धावस्था में जाते जाते तक भी वो मोटे नहीं होते हैं और उनकी उपापचय क्रियाएं चलते रहते हैं सही रूप से, और वो काफी वृद्धावस्था तक भी चलते फिरते रहते हैं। या फिर आप योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आप अपने शरीर को जो है कार्य क्षमता को बनाए रख सकते हैं काफी हद तक। पादप तथा प्राणियों दोनों में ही तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पाए गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है हार्मोन का। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे शरीर की जो वृद्धि हार्मोन है, जो पीयूष ग्रंथि से निकलती है, वो वृद्धि हार्मोन जो है
वो हमारे शरीर की वृद्धि कराता है। ठीक है, साथ में जो हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं, लैंगिक हार्मोन, जैसे पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हमारे लैंगिक प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है तो उपापचयी जो हार्मोन्स हैं, जैसे थायरॉक्सिन है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है और सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक है, तो वृद्धावस्था में हार्मोन्स कम होने लगते हैं, ये बड़ी समस्या है जिसके कारण से वृद्धावस्था आती है। हार्मोन्स तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जन्म क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है। जैसे ज्यादातर जीव जो होते हैं जो एक मौसम विशेष में प्रजनन करते हैं, तो जैसे जैसे मौसम आते जाता है उनके शरीर में मौसम का प्रभाव पड़ता है, जिससे वो सेक्स हार्मोन को स्रावित करना शुरू करते हैं और उनका प्रजनन कार्य जो है शुरू होता है। जैसे कि आप कुत्तों में ध्यान दिए होंगे कि करीब सितंबर अक्टूबर के आते आते वो प्रजनन कार्य में लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी समय उनके रक्त में सेक्स हार्मोन स्रावित होना शुरू होता है और वो जो है प्रजनन के लिए उत्तेजित होने लगते हैं। फिर वो प्रजनन कार्य करते हैं, संबंध बनाते हैं। उसके बाद फिर वो फर्टिलाइज होती है, निषेचित होती है और फिर दिवाली के बाद जो है नवंबर दिसंबर में वो बच्चे देती है। ठीक है, अब है लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। अब लैंगिक जनन में क्या क्या होती है देखिए। तो लैंगिक जनन की 3 मुख्य प्रवस्थाएं हैं। अर्धसूत्री विभाजन का होना, युग्मकों का निर्माण होना और निषेचन का होना। यह अलग बात है कि अर्धसूत्री विभाजन ज्यादातर जीवों में युग्मकों के बनने से पहले यानी युग्मकों के बनने के समय हो जाता है। मतलब युग्मक जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनते हैं, जिससे वो अगुणित अवस्था में आ जाते हैं और अगुणित 2 युग्मक आपस में निषेचित होते हैं, निषेचन करते हैं, तो फिर द्विगुणित जो जाइगोट है वो बनता है और द्विगुणित जाइगोट बनता है, उससे भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन कुछ बहुत कम ऐसे जीव पाए जाते हैं जो अपने आप में ही अगुणित होते हैं, जैसे कि कुछ फंगस है, कवक, वो अपने आप में अगुणित होते हैं, इसलिए उनमें युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता नहीं होती। और जो युग्मक बनते हैं वो बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही बनते हैं और वो भी अगुणित ही होते हैं, क्योंकि अगुणित से बने हैं तो अगुणित समसूत्री विभाजन से। और जब ये निषेचित होते हैं तो द्विगुणित जाइगोट बन गया। अब जाइगोट द्विगुणित है और जीव को अगुणित बनाना है, तो फिर जाइगोट में हम अर्धसूत्री विभाजन कराते हैं, जिससे फिर अगुणित जीव का निर्माण होता है। लेकिन ये बहुत कम जीवों, ज्यादातर जीवों में क्या होता है कि जीव द्विगुणित होते हैं, उनके अंडाणु शुक्राणु युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे ये जो है अगुणित हो जाते हैं और अगुणित अंडाणु शुक्राणु के निषेचन से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है और उससे द्विगुणित जीव का निर्माण होता है। परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। ठीक है, अब क्या क्या समानता होती है? यद्यपि लैंगिक जनन संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है। देखिए, जो प्रजनन अंग है आप अलग अलग जीवों को देखिए, काफी भिन्न मिलेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन मिलते जुलते जो जीव हैं उनके प्रजनन अंग लगभग एक जैसे होते हैं। जैसे कि डंकी है और हॉर्स है, इनके मेल फीमेल के प्रजनन अंग एक जैसे रहते हैं लगभग। इसीलिए जो मेल डंकी है वो कभी कभी फीमेल हॉर्स को जाके फर्टिलाइज कर देता है, उससे खच्चर पैदा होता है, खच्चर। लेकिन वो जो है वो प्रजनन क्षम नहीं होता, वो प्रजनन नहीं कर सकता। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम का अनुपालन करती है। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मकों के युग्मन अथवा युग्मनज निषेचन तथा भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टीकृत होता है। तो पहले ही मैंने बताया कि युग्मक बनते हैं, उनके युग्मन होता है, युग्मन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है निषेचन के द्वारा और भ्रूण इससे बनता है। तो निषेचन से पहले उसको युग्मक कहते हैं और निषेचन हो जाने के बाद उसको युग्मनज कहते हैं, जाइगोट। ठीक है, उससे आगे चल के भ्रूण होता है। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को 3 भिन्न अवस्थाओं में निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन पश्चात विभक्त किया जा सकता है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन निषेचन से पहले क्या हो रहा है? तो निषेचन से पहले युग्मकों का निर्माण हो रहा है और युग्मकों के निर्माण के समय ज्यादातर समय अर्धसूत्री विभाजन हो चुका रहता है। ठीक है,
तो युग्मकों का निर्माण हुआ अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, वो निषेचन के पूर्व की घटना है। फिर निषेचन होता है दोनों युग्मकों में, वो निषेचन है, तथा निषेचन के पश्चात जो युग्मनज बना उसमें विभाजन चालू हो जाता है। शुरू में हम उसको क्लीवेज कहते हैं, फिर आगे तो फिर युग्मनज में जो विभाजन चालू हो जाता है उसके पश्चात सबसे पहले मारुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर गैस्ट्रुला बनता है, और फिर वो भ्रूण के बाद वो फीटस बनता है। जैसे मानव में 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने तक हम उसको भ्रूण कहते हैं, 2 हफ्ते के बाद फीटस कहते हैं, क्योंकि छोटा सा जो एम्ब्रियो बना, बच्चा बना, उसमें हाथ पैर मुंह कान आंख सब मुंडी सब बन चुका रहता है, तो हम उसे फीटस कहना शुरू करते हैं। जो 9 महीने तक फीटस कहलाता है, फिर बच्चा पैदा हो जाता है। अब है निषेचन पूर्व घटनाएं। तो निषेचन के पूर्व जो घटनाएं होती हैं उसमें मुख्य घटना क्या है? युग्मकों का निर्माण, जिसको युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसके द्वारा नर और मादा युग्मक, जिसे हम जनरली शुक्राणु अंडाणु के नाम से जानते हैं, उनका निर्माण होता है निषेचन से पूर्व। तो पहला है युग्मक जनन। देखिए, अंडाणु शुक्राणु का निर्माण, जैसा कि आप जानते हैं युग्मक नर तथा मादा 2 प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करती है। युग्मक जनन तो सीधा मतलब है कि युग्मक जनन का मतलब नर और मादा युग्मक बनना, अंडाणु शुक्राणु का बनना। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कुछ शैवालों में 2 युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, इस कारण इनको समयुग्मकी कहते हैं। देखिए यहां पर एक चित्र है, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे कि मान लो ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है और दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए हम इसको समयुग्मक कहते हैं, इस प्रक्रिया को समयुग्मकी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखिए कि ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है। इन दोनों युग्मकों को देखिए, इसमें मादा युग्मक काफी बड़ी है और इसमें गतिशीलता के लिए फ्लैजेला नहीं है, कशाभिका नहीं है, ये अगतिशील है। जबकि जो नर युग्मक है बहुत छोटा है और ये गतिशील है, ठीक है। तो ये छोटे बड़े होने के कारण से इसे विषम युग्मक कहते हैं। और मानव में भी देखिए कि अंडाणु करीब शुक्राणु से कई गुना 10,000 गुना बड़ी होती है और ये अगतिशील है, जबकि शुक्राणु गतिशील है, तो ये भी विषम युग्मक है। तो जब दोनों युग्मक एक जैसे होते हैं, नर और मादा युग्मक अंडाणु शुक्राणु, तो उसको समयुग्मकी अवस्था कहते हैं, जैसे कुछ शैवालों में। और अगर नर और मादा युग्मक अलग अलग है और अलग अलग में जनरली मादा युग्मक जो है अगतिशील होती है, तो हम इसे विषम युग्मकी कहते हैं। इसी को अंड युग्मकी भी कहते हैं, इसको अंडाणु भी कहते हैं, जो अगतिशील होती है, क्योंकि इनकी एक रूपता कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मक के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक जैसे दिखते हैं समयुग्मकी। हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनन जीवों द्वारा अकालिकी रूप से स्पष्ट 2 प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुमड़ु या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मक को अंड या डिंब कहते हैं, यानी अंडाणु कहते हैं। पुमड़ु का मतलब होता है एंथेरोजोइड। देखिए जो कुछ छोटे पादप होते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा है या टेरिडोफाइटा है, उसमें जो नर युग्मक होते हैं उनको एंथेरोजोइड कहते हैं, जो पानी में तैर के मादा युग्मक के पास पहुंचते हैं। तो एंथेरोजोइड यानी पुमड़ु। और शुक्राणु तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या चीज है। वैसे अंड या डिंब, डिंब हम लोगों में, मानव में, जंतुओं में, डिंब यानी अंडाणु। और अंड का मतलब होता है ओवम, ये भी एग कहलाती है या ओवम कहलाती है। ये होती है जनरली पादपों में, पादपों वाले को जनरली अंड या अंडक कहते हैं, और जो जीव है, जंतु है, उनको हम डिंब कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। अब है जीवों में लैंगिकता, ठीक है। तो अब इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।